नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। बीजेपी ने 16 जुलाई को बुलाई संसदीय दल की बैठक में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर लगेगी मुहर। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना। बोले, महाराष्ट्र में कोई सरकार नहीं, जानलेवा बारिश के बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कहां चले गए। मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी गिरफ्तार। 18 साल पुराने केस में मिली 2 साल की सजा। पटियाला की अदालत ने एक मानव तस्करी मामले में भेजा जेल। शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट। सेंसेक्स 98 अंक टूटकर 53,416 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 28 अंक गिरकर 15,939 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है लोकसभा से आई एक नई बुकलेट से। दरअसल 18 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, जिसके लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन इसी बीच लोकसभा की तरफ से एक बुकलेट जारी की गई है, जिसमें असंसदीय शब्दों की लंबी चौड़ी लिस्ट दी है। अब इस लिस्ट के आने के बाद से ही घमासान छिड़ गया है। इसी खबर पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा संसद के मानसून सत्र के लिए कांग्रेस ने आज बैठक की। कांग्रेस नेताओं ने बैठक के दौरान उन मुद्दों पर चर्चा की जिन्हें वो सत्र के दौरान उठाएगी। वहीं सत्र के साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष तैयारियों में जुट गया है और जल्द ही वो अपने उम्मीदवार का ऐलान कर देगा। इसके लिए 17 जुलाई को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है। इसके साथ ही बात होगी हामिद अंसारी को लेकर बीजेपी की बड़ी साजिश की। साथ ही जानेंगे मध्य प्रदेश बीजेपी में छिड़ी बगावत की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, लोकसभा में किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए और किन शब्दों को असंसदीय माना जाएगा, इसकी एक लंबी लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके बाद विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है। विपक्ष का आरोप है कि ये उसकी आवाज को दबाने की कोशिश है। अब विपक्ष के इन आरोपों के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान आया है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि सरकार के जरिए शब्दों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। ऐसे शब्दों पर फैसला लेने की परंपरा आज की नहीं। आखिर क्या है मामला जिस पर छिड़ी बहस, देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद में सरकार की खामियों को उजागर करना विपक्ष का काम होता है और इसके लिए कई बार विपक्ष सरकार की आलोचना करते हुए कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल कर जाता है। लेकिन अब मानसून सत्र से पहले एक लिस्ट लाई गई है जिसमें असंसदीय माने जाने वाले शब्दों की संख्या बढ़ा दी गई है, जिसके बाद विपक्ष अब तानाशाह और जुमलेबाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल संसद में नहीं कर सकेगा। इन शब्दों का इस्तेमाल अब लोकसभा और राज्यसभा में असंसदीय माना जाएगा। इन चुनिंदा शब्दों को अब सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा। अब सत्र की शुरुआत से पहले इस लिस्ट के आने के बाद विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है और अब इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। सरकार पर तंज कसते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि बैठ जाइए, प्रेम से बोलें। लोकसभा और राज्यसभा की नई असंसदीय शब्दों की सूची में संघी शब्द शामिल नहीं है। मूल रूप से सरकार ने विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी शब्दों के इस्तेमाल को रोकने के लिए ये काम किया है। कैसे भाजपा भारत को नष्ट कर रही है और उन पर प्रतिबंध लगा रही है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरा है। ये पुराना मीम याद आ गया, अगर करें तो करें क्या, बोलें तो बोले क्या, सिर्फ वाह मोदी जी वाह। ये पॉपुलर मीम अब सच्चाई होती नजर आ रही है। मोदी सरकार की सच्चाई दिखाने के लिए विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी शब्द अब असंसदीय माने जाएंगे। अब आगे क्या विष गुरु, यानी विपक्ष सरकार की खामियों को गिनाने के लिए अब तक जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है, जो शब्द सरकार की पोल पट्टी खोलते थे और सरकार को सुनने में पसंद नहीं आते थे, अब वो सभी शब्द असंसदीय हो चुके हैं। बता दें कि लोकसभा सचिवालय की तरफ से एक नया बुकलेट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर जैसे शब्दों को लोकसभा और राज्यसभा में असंसदीय माना जाएगा। इनमें अंग्रेजी के शब्द अशेम्ड, अब्यूज्ड, बिट्रेड, करप्ट, ड्रामा, हाइपोक्रेसी और इनकम्पिटेंट शामिल हैं। यानी कि संसद की कार्यवाही के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अब इस बुकलेट के आने के बाद से बवाल मच गया है।
यानी विपक्ष अब संसद में खुलकर सरकार की आलोचना भी नहीं कर सकता। सरकार को जो शब्द पसंद नहीं आए उसे असंसदीय बता दिया जाएगा। सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से जमकर तैयारियां की जा रही हैं। जहां सत्ता पक्ष ने विपक्ष की जुबान पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, तो वहीं आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली। क्या है कांग्रेस की तैयारी, देखते हैं ये रिपोर्ट। 18 जुलाई का इंतजार हर किसी को है, क्योंकि इस दिन राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी। साथ ही उस दिन संसद का मॉनसून सत्र भी शुरू होगा। ऐसे में विपक्ष ने मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है और सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन आज सोनिया गांधी के आवास पर बुलाई गई बैठक में किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक में के.सी. वेणुगोपाल, शक्ति सिंह गोहिल, जयराम रमेश, पी. चिदम्बरम, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक में उन मुद्दों पर चर्चा हुई जिस पर सरकार को घेरना है और जिन मुद्दों से जनता बेहद परेशान है। बैठक में तय किया गया कि बैंकों के निजीकरण, अग्निपथ योजना, महंगाई, बेरोजगारी, मंदी जैसे तमाम मुद्दों को विपक्ष संसद में उठाएगा। साथ ही सरकार जिन बिलों को पास करने के लिए संसद में लाएगी उस पर चर्चा की मांग की जाएगी। बीजेपी बैंकों के निजीकरण का जो बिल पास करवाना चाहती है उसका विपक्ष विरोध करेगा। साथ ही विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इस बार सदन में कौन सा विधेयक लाने वाली है, इसके बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में ये तो सदन में जाकर तय होगा कि और किस मुद्दे को उठाया जाए। इसके साथ ही अधीर रंजन चौधरी ने तंज भरे अंदाज में कहा कि मोदी जी हैं तो मुद्दा भी मुमकिन है, लेकिन हमें कितने मुद्दे उठाने की इजाजत मिलेगी ये भी चिंता का विषय है। यानी विपक्ष ने सरकार पर आवाज दबाने का भी आरोप लगाया। विपक्ष ने ये भी कहा कि देश में इस वक्त मुद्दों की बाढ़ है। विपक्ष ने साफ किया कि वो देश के कई राज्यों में बाढ़ से मची तबाही और चीन की घुसपैठ का मुद्दा भी सदन में उठाएगा। यानी विपक्ष ने तो मुद्दों की भारी भरकम पोटली तैयार कर ली है, लेकिन सदन में उसे कितने मुद्दे उठाने दिए जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष की तैयारी से साफ है कि सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। अधीर रंजन का कहना है कि मोदी है तो मुद्दा मुमकिन है, यानी देश में मुद्दों की भरमार है और विपक्ष की तैयारी को देखकर लग रहा है कि सत्र हंगामेदार होने वाला है। लेकिन इसके साथ ही विपक्ष एक और तैयारी में जुट गया है और वो है 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की, जिसके लिए विपक्ष 17 जुलाई को बैठक करेगा और उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकता है। किसके नाम पर लग सकती है मोहर, देखिए रिपोर्ट। देश के नए उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए और विपक्षी दलों की ओर से जोर आजमाइश शुरू हो गई है। एनडीए ने अभी तक उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। उधर विपक्षी पार्टियों के जल्द ही इस पर फैसला लेने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को ये जिम्मेदारी दी गई है। खड़गे विपक्ष के 17 दलों से आगामी रविवार को बैठक कर सकते हैं, जिसमें उपराष्ट्रपति पद के लिए दावेदार के नाम पर सहमति बनने की संभावना है। इन चर्चाओं के बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार गैर कांग्रेसी होगा। दरअसल मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है, जबकि चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 19 जुलाई तय की है। 22 जुलाई को नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन होगा। चुनाव आयोग ने 6 अगस्त को वोटिंग और काउंटिंग की तारीख तय की है। खबरों के मुताबिक उपराष्ट्रपति के नाम पर मंथन के लिए विभिन्न विपक्षी दलों के नेता 17 जुलाई को मिल सकते हैं। इसके लिए कांग्रेस ने सभी समान विचारधारा वाले दलों से अगले महीने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार पर चर्चा करने के लिए संपर्क किया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे 18 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र के लिए फ्लोर रणनीति के साथ साथ उपराष्ट्रपति चुनाव के विवरण पर चर्चा करने के लिए विपक्षी नेताओं की मेजबानी करेंगे। हालांकि विपक्ष के पास जीत सुनिश्चित करने के लिए संख्या बल नहीं है, फिर भी विपक्ष का मानना है कि अपना उम्मीदवार उतारकर बीजेपी को वैचारिक चुनौती दी जाएगी। लेकिन अभी सबकी नजरें एनडीए के उम्मीदवार पर हैं। जिन नामों को लेकर अटकलें हैं उनमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, बंडारू दत्तात्रेय, थावरचंद गहलोत, आरिफ मोहम्मद खान, हाल ही में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले मुख्तार अब्बास नकवी, सुमित्रा महाजन, सुरेश प्रभु के नाम शामिल हैं। विपक्ष 17 जुलाई को घोषणा करेगा और सत्ता पक्ष 16 जुलाई को उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगा। यानी राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां तेज हो जाएंगी और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन पूर्व उपराष्ट्रपति पर बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस हामिद अंसारी के समर्थन में आ गई है। क्या है मामला, देखेंगे इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के भारत में मेहमान बनकर आने और जासूसी करने के दावे से पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी फिर से बीजेपी के निशाने पर हैं। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के दावे के बाद बवाल मच गया है। खुद हामिद अंसारी की सफाई के बाद अब कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सार्वजनिक बहस को खत्म करने और झूठ के अपने पेटेंट ब्रांड को फैलाने के लिए जिस स्तर तक गिरेगी वो चौंका देने वाला है। प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के सहयोगियों और सार्वजनिक संवाद का स्तर गिराने और झूठ को विस्तारित करने के लिए हो रहे प्रयास शर्मनाक हैं। ये रवैया मानसिक बीमारी और सत्यनिष्ठा के दिवालियापन को भी दर्शाता है। कांग्रेस के महासचिव और संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने ये भी कहा कि 11 दिसंबर 2010 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और मानवाधिकारों पर न्यायविदों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में सभी तथ्य पहले से ही सार्वजनिक पटल पर हैं। बीजेपी प्रवक्ता का दुष्प्रचार सबसे निचले स्तर का चरित्र हनन है। इससे पहले पूरे मामले पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी चुप्पी तोड़ी है। अपने बयान में अंसारी ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि ना तो उन्होंने कभी नुसरत मिर्जा को भारत बुलाया और ना ही वो उनसे मिले। अंसारी ने कहा कि मीडिया का एक धड़ा और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे बारे में झूठ फैला रहे हैं कि उपराष्ट्रपति रहते हुए मैंने पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को बुलाया था। सभी जानते हैं कि सरकार की सलाह पर ही विदेशी एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। मैंने 11 दिसंबर 2011 को आतंकवाद पर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था। जिन लोगों को बुलाया गया था उनकी लिस्ट आयोजकों ने बनाई थी। मैंने ना तो उन्हें कभी बुलाया और ना ही मुलाकात की। कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी हामिद अंसारी को बदनाम करने की नीयत से ये सब कर रही है क्योंकि वो अक्सर मौजूदा सरकार की हिंदू राष्ट्रवाद पर सवाल खड़े करते हैं। देश में गिरते मानव मूल्यों पर भी हामिद अंसारी ने बीजेपी सरकार की मुखालफत की थी, जिसके बाद अंसारी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। तो क्या वाकई बीजेपी अंसारी से बदला ले रही है? अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। कांग्रेस का कहना है कि हामिद अंसारी को बीजेपी जानबूझकर फंसा रही है और उन पर गलत आरोप लगा रही है। ये सब उसकी साजिश है, यानी बीजेपी अपनी चली गई चाल में ही फंस गई है और विपक्ष उसकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। वैसे मुश्किलें तो बीजेपी की मध्य प्रदेश में भी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी में बड़ी बगावत होने के संकेत मिल रहे हैं। कौन करने वाला है बगावत, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोहरा बनाकर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया था, उसे कौन भूल सकता है। और अब ऐसी ही चालबाजियां बीजेपी स्थानीय निकाय चुनावों में कर रही है। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी के एक विधायक ने स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पार्टी पर बेईमानी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी अपने फायदे के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करती है। 2020 में सत्ता में आई शिवराज सिंह चौहान सरकार के लिए यह आरोप शर्मिंदगी का सबब बन सकता है। सतना के मेहर से 4 बार के विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा, मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो हो रहा है वह वास्तव में मुझे पीड़ा देता है। मैं जब क्षेत्र का दौरा करता हूं तो देखता हूं कि पटवारी से लेकर शीर्ष तक के अधिकारी किसी खास पार्टी के लिए प्रचार करते रहते हैं। बीजेपी को वोट दिलाने के लिए ये अधिकारी काम कर रहे हैं। मैं एक बीजेपी विधायक हूं, लेकिन जब मैं इस तरह की घटनाएं देखता हूं परेशान हो जाता हूं। इस देश में आज 2 मिनट में सरकार गिराई जा सकती है। स्थानीय निकाय चुनावों में भी यही हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नारायण त्रिपाठी के इन आरोपों के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा में कोई तो है जिसने सच बोलने की हिम्मत की। बधाई और धन्यवाद नारायण त्रिपाठी जी, आप हजारों प्रतियोगियों के दर्द को सामने लाए हैं। पीठासीन अधिकारियों ने लोकतंत्र का खुले तौर पर गला घोट दिया है। नारायण तिवारी ने 2003 में मेहर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2013 में कांग्रेस के टिकट पर, 2016 के उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में और फिर 2018 में बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की। बीजेपी शासित राज्य में अंदरूनी कलह अगले साल होने वाले चुनावों में नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। इससे बीजेपी टेंशन में है। वैसे टेंशन के हालात तो इस वक्त श्रीलंका में बने हुए हैं, जहां अब हालात सरकार के हाथ से निकल चुके हैं और देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तो आज क्या रहे वहां के हालात, देखेंगे इस रिपोर्ट में। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच राजनीतिक संकट भी बड़ा हो गया है। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अब मालदीव से सिंगापुर पहुंच गए हैं।
राष्ट्रपति गोटबाया ने मंगलवार को देर रात श्रीलंका छोड़ दिया था। इसके बाद श्रीलंका में बुधवार को दिन भर भारी बवाल हुआ। इस बीच खबर आ रही है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन को प्रदर्शनकारियों ने खाली कर दिया है। श्रीलंका के कोलंबो में फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा सुरक्षा के लिए सड़कों पर सेना टैंक लेकर घूम रही है। गोटबाया राजपक्षे ने अब तक राष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं दिया है। फिलहाल श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे ने कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर कुर्सी संभाल रखी है। आपको बता दें कि श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन खाली कर दिया है। अब भवन के अंदर सिर्फ सेना मौजूद है। बुधवार को कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने सेना को आदेश दिया था कि किसी भी तरह कानून व्यवस्था कायम करे। इसको लेकर एक समिति भी बनाई गई थी, जिसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। इसके पहले बीती रात स्पीकर के घर के बाहर और संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई थी। बाद में सेना की ओर से शांति बनाए रखने की अपील के बाद आज प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया कि राष्ट्रपति निवास, राष्ट्रपति दफ्तर और प्रधानमंत्री का घर खाली कर देंगे। फिलहाल कोलंबो में कर्फ्यू लगाया गया है। बीती देर रात हुए टकराव में एक प्रदर्शनकारी, एक पुलिस जवान और एक सेना के जवान की जान जा चुकी है। बीती रात हुई हिंसक झड़प को देखते हुए संसद की सुरक्षा के लिए सेना टैंक लेकर कोलंबो की सड़कों पर उतर चुकी है। कार्यवाहक राष्ट्रपति ने स्पीकर को संदेश दिया कि वो जल्द ही नए प्रधानमंत्री के लिए सभी दलों से बात करें और सहमति से एक चेहरे की घोषणा करें। राष्ट्रपति की रेस में आगे चल रहे विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा ने कहा कि चीन ने श्रीलंका की कोई आर्थिक मदद नहीं की है, लेकिन भारत ने हमारे संकट के समय हर संभव मदद करने की कोशिश की है। भारत ने अनाज और दवा पहुंचाकर हमारे लोगों की बहुत मदद की है। इस दौरान प्रेमदासा ने पीएम मोदी, वित्त मंत्री और भारत की जनता का धन्यवाद किया। और बुलेटिन के आखिर में बात जीडीपी के मामले में बांग्लादेश से पिछड़े भारत की। देश में लोग अर्थव्यवस्था के सुधरने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। एक तरफ महंगाई आसमान छू रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जीडीपी नीचे जा रही है। इस हालत को लेकर जनता बेहद चिंतित है। वहीं दूसरी तरफ विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने भी भारत की सालाना विकास दर को लेकर चिंता जाहिर की है। यहां तक कि उन्होंने वो आंकड़ा पेश किया जो देश के लिए शर्मनाक है। मोदी सरकार दावा कर रही थी कि महामारी के दौर के बाद देश की स्थिति बदलेगी, लेकिन लगातार खराब हो रहे देश के हालात सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। रेटिंग एजेंसियां भी जीडीपी के घटने का अनुमान लगा रही हैं। वहीं विश्व बैंक के पूर्व अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने भी भारत की सालाना विकास दर को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने अपने ट्वीट में दावा किया है कि सालाना विकास दर के मामले में बांग्लादेश भी भारत से बेहतर है। कौशिक बसु का मानना है कि भारत अपने लिए गलत प्राथमिकताएं चुनने के चलते इस स्थिति में पहुंचा है। विश्व बैंक के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। 2020 और 22 में वार्षिक वृद्धि दर 0.8% है। ये चीन, वियतनाम सहित कई देशों से कम है। भारत के पास आगे बढ़ने की अच्छी ताकत है, लेकिन ये प्राथमिकताओं के गलत होने का परिणाम है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हों। इससे पहले भी बसु ने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए आक्रामक राष्ट्रवाद रुकावट है। अब जहां एक तरफ विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री देश की स्थिति पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रेटिंग एजेंसियां भी टेंशन बढ़ा रही हैं। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ रेट के 8% के बजाय 7.5% रह जाने की आशंका जाहिर की है। यह आंकड़े साफ बता रहे हैं कि देश की दशा खराब होती जा रही है। इसे लेकर सरकार पर सवाल उठने लाजमी है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।